हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। ब्रिटिश इंडिया में जितने भी एक्ट्स आए हमें रूल करने के लिए, हमें रेगुलेट करने के लिए, आज उन सारे एक्ट्स को हम देखेंगे वन बाय वन। तो आप बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मैटर्स को रेगुलेट करना शुरू किया। इससे पहले जो कंपनी इंडिया में, ब्रिटिश कंपनी जो थी इंडिया में, वो बिना किसी रेगुलेशन से, बिना किसी उसके रूल कर रही थी। और मतलब जितने भी एक्सप्लॉइट करना चाह रही थी उतना एक्सप्लॉइट इंडियंस को कर रही थी। और ये कोई बदले में कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट या वहाँ के ब्रिटिशर्स को भी कोई पे बैक नहीं कर रही थी। तो इस वजह से यहाँ वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको रेगुलेट करने की सोचा। उसके बाद पहला एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें अब कुछ फीचर्स हैं। तो ये इसका सिनारियो हो गया, किस सिनारियो में ये एक्ट्स आना शुरू हुए, ये किस सिनारियो में ये एक्ट्स आना शुरू हुए। तो उसके बाद क्या इसमें फीचर्स हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दर्जा दिया गया। जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल सिर्फ था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, इसमें 4 लोग होंगे। ठीक, फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। तो ये इसमें ये चीज़ है। उसके बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे, मतलब जो बॉम्बे का गवर्नर था और मद्रास का गवर्नर था, वो सब ऑर्डिनेट हो गए। मतलब ये अंडर में आएंगे किसके, गवर्नर ऑफ बंगाल के। ये इस रूल के मेन फीचर्स थे। अर्लियर ऑल आर, इससे पहले क्या था, जो सभी गवर्नर थे बॉम्बे के, मद्रास के, बंगाल के, वो सब क्या थे, इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, कोई एक दूसरे से ताल्लुकात नहीं था। इसी में आया कि सुप्रीम कोर्ट बनाई जाएगी कलकत्ता में। 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना भी दी गई, जिसमें एक CGI और 3 जज, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे इसमें। इसी में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे बनाया गया, जो कि क्या करेंगे, रिपोर्ट देंगे। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया कि वो पूरा ब्रिटिश कंपनी का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अफेयर्स को देखेंगे, सिविल, रेवेन्यू, आर्मी, ब्रिटिश को, और इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। और हर 6 महीने में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये क्या करेंगे, सौंपेंगे ये रिपोर्ट। और ये इसी एक्ट ने प्रोहिबिट भी किया, ठीक है, टू टेक गिफ्ट्स एंड प्राइवेट ट्रेड। ये इस वजह से किया, जो इससे पहले के गवर्नर जनरल थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए और जो भी लोग थे, वो इतना पैसा इंडिया से कमा के गए कि जब इंग्लैंड की सोसाइटी में ये गए तो ये बहुत ज़्यादा बिलीनियर मिलीनियर बन गए। तो वहाँ के लोगों में एक वो फैल गया कि इंडिया में मतलब इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा ये लोग, इन्होंने करप्शन किया कि मतलब एक ब्यूरोक्रेट कैसे इतना ज़्यादा पैसा कमा सकता है, एक बिजनेसमैन से भी ज़्यादा। तो इस वजह से ये लॉ लाया गया कि प्रोहिबिट किया गया कि कोई गिफ्ट और प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करेंगे। ये रेगुलेटिंग एक्ट था, ये अनसक्सेसफुल था, फेलियर हो गया। ठीक है, तो इसके फेल हो गया, जिसकी वजह से अब नया एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। उसमें जो बातें थी वो उतनी अच्छी नहीं बैठ रही थी, तो इस वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में नया एक्ट लाया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी कहा जाता है। इसने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी के दोनों अलग किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे अब कॉमर्शियल अफेयर्स, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखें। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नया बोर्ड बनाया गया, जो कि क्या करेगा, वो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में वो मेंबर थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर, सांसद थे, MPs थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। वो सुपरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी करेंगे। ये दोनों मिल के आपस में काम करेंगे, लेकिन सुपरवाइज बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगा। यहीं से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब क्या हो गया, प्रिंसली स्टेट से कैसे रिलेशन होंगे, क्या पॉलिसी अपनानी है, क्या कैसे करना है, और
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, कॉमर्शियल अफेयर मतलब क्या ट्रेड कैसे किससे करना है, किस चीज़ का ट्रेड करना है, तो ये सब चीज़ें मैनेज होगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन से लोग थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो सांसद थे वही मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। यहीं से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में क्या आता है, सुपरवाइज ऑल सिविल मिलिट्री रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। तो इसमें बेसिकली आता है कि जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सिविल मिलिट्री रेवेन्यू ब्रिटिश पोजेशन मतलब जितनी भी टेरिटरी है इंडिया की, वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको देखेगा। अब इस एक्ट का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के ऊपर पूरा सुप्रीम कंट्रोल लिया, उनके अफेयर्स मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे कर रहे हैं। पहली बार ब्रिटिश ने इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश पोसेशन इस मतलब ब्रिटिश का कब्जा कहा इस एक्ट में। ब्रिटिश पूछ भी सकता है कि ब्रिटिश पोसेशन किस में कहा गया, तो ये किस में कहा गया, ब्रिटिश इंडिया एक्ट में कहा गया, इसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इससे पहले एक एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1813 भी आता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी ट्रेड पे मोनोपोली थी, ट्रेड पे मोनोपोली इन द सेंस मतलब इंडिया से जितना सिर्फ यही ट्रेड कर सकते थे और कोई ट्रेड नहीं कर सकता था, तो ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब खत्म कर दिया। कहा सिवाय छोड़ के इस पे चाय पे, मतलब कि अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी इंडिया से किसी भी चीज़ को लेकर ट्रेड कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ कंपनी ही बेचेगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेचेगी और जो चाहे वो बेचेगी, और कोई इंग्लैंड का जो भी कंपनी है, कोई भी नॉर्मल दूसरी इंडस्ट्री वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या था, चार्टर एक्ट 1833 में क्या आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आपको समझना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अलग एंटिटी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो अलग एंटिटी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, जितना ट्रेड था इनके ऊपर एकाधिकार था, मतलब सिर्फ यही ट्रेड करते थे इंडिया से। तो बाकी जो कंपनी थी ब्रिटेन में, तो उनको भी ट्रेड करना था। इसकी हिस्ट्री है, हम देखेंगे बाद में, उनको भी ट्रेड करना था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आया प्रेशर कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी एक को कैसे दे सकते हो सारी चीज़ें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ट्रेडिंग राइट्स एबॉलिश कर दिए, एक्सेप्ट सिर्फ एक को छोड़ के कि ये चाइना के साथ चाय का ट्रेड कर सकते हैं, इसमें इनकी मोनोपोली रहेगी। ठीक है, चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं टी में, चाय में, तो इसमें क्या रहेगी, इनकी मोनोपोली रहेगी। ठीक, मोनोपोली इन द सेंस सिर्फ यही करेंगे चाइना के साथ, चाय के साथ बिजनेस, और कोई नहीं करेगा। चार्टर एक्ट 1813 में मोटी बात ये थी। और उसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ, इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में आया था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या पद मिला, उपाधि मिली। इसी क्रोनोलॉजी में विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया इंडिया का। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक, ये याद रखिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर इंटायर इंडिया। ठीक, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को पूरा एक अधिकार दिया गया, एक्सक्लूसिव पावर। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसी तरह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को आप समझ लीजिए, रिलेट करिए। सारी लेजिस्लेटिव पावर मतलब जो भी कानून की पावर पूरे इंडिया में इसको अकेले को दी गई। ये था चार्टर एक्ट 1833। इसमें एक पॉइंट और था, जो 1833 में ब्रिटिशर्स ने सारी ट्रेडिंग मोनोपोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ख़त्म कर दी थी, सिवाय चाय को छोड़कर। इसमें चाय को भी एबॉलिश कर देती है। अब कंप्लीट एबॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाता है, कंप्लीट एबॉल्यूशन ऑफ मोनोपोली हो जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड में, कंप्लीट एबॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट कंप्लीट एबॉल्यूशन कर देती है ट्रेडिंग का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853 में ये होता है कि
ये एक सेपरेट गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है। मतलब इसमें ये होता है कि गवर्नर जनरल के एक अपने किचन कैबिनेट होगी जिसमें अपने उसके लोग होंगे जो पॉलिसी में उसको बताएंगे, हर चीज़ इसको सलाह मशवरा देंगे। इसी को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपन कंपटीशन सिस्टम ओपन टू इंडियंस। मतलब जो ICS एग्जाम्स थे, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये पहले क्या था, ये इंडियंस के लिए ओपन नहीं थे। इस 1853 के एक्ट में ये एग्ज़ाम इंडियंस के लिए भी ओपन किए जाते हैं। अब पहला ICS कौन बनता है ये आप बताएंगे, ठीक। उसके बाद इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे इंडिया को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ इंडियन लोगों को भी शामिल किया जाता है। ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये आता है 2 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों आता है? क्योंकि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई 1857, पहली क्रांति हुई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी लॉस सहना पड़ता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन कंट्री को बहुत ख़राब इमेज उसकी जाती है, ठीक। इस वजह से इस नया एक्ट लाया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858। इस एक्ट को क्या कहा जाता है? एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि ये ऐसा कानून है जो भारत को अच्छी तरह से गवर्न करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का मेन जो पॉइंट होता है, कंपनी रूल जो होता है इंडिया में ख़त्म हो जाता है। अब इंडिया को एडमिनिस्टर कौन करेगा? क्राउन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन देश डायरेक्ट करेगा। अब कंपनी की रूल को एबॉलिश कर दिएगा। कंपनी मतलब मैनेज करेगी, लेकिन सुपरवाइज सब कुछ रूल कौन करेगा? क्राउन के नाम से होगा। क्राउन उसकी क्या है? फाइनल अथॉरिटी है। कंपनी का रूल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम डिजिग्नेशन बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया किया जाता है। समझ में आया? मतलब पहले क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बदल के वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। लॉर्ड कैनिंग क्या होते हैं? पहले वाइसरॉय होते हैं इंडिया के। इंडेड डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रूल चलता आ रहा था ना, इसको खत्म कर देता है 1858 का एक्ट। इंडेड अबॉलिश कर देता है, ये एक्ट खत्म कर देता है। न्यू ऑफिस आ जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। मतलब भारत के लिए एक नया पद ही बनाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो क्या करेगा? जिसके पास सारी कंप्लीट अथॉरिटी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की। और क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वो क्या होगा? मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होगा। मतलब ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल होगा उसका एक मेंबर होगा ये इंसान। और रिस्पॉन्सिबल का ये जवाबदेही इसकी होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट में सारी चीज़ें ही बताएगा। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड बने थे, ये याद रखने की चीज़ है। अब इस एक्ट में क्या हुआ, 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो क्या करेगी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी, और प्रीवियस जितनी भी ट्रीटीज हैं और एक्ट हैं उसको एक्सेप्ट और ऑनर किया जाएगा। मतलब 1858 से पहले कंपनी ने जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ट्रीटीज और एक्ट किए थे, किसके साथ? प्रिंसली स्टेट के साथ, अदर पड़ोसियों के साथ, वो सारे को ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको मानेगी। ये इसका कहने का मतलब है। अब आगे आते हैं हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें क्या होता है, अब इंडियंस को धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी देने की शुरुआत होती है। पहले क्या था? ऐसा नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स सारा चीज़ देख रहे थे। अब धीरे धीरे काउंसिल्स में इंडियंस को भी लाया जाता है। भले ये नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब इनको नॉमिनेट करता है कौन? वाइसरॉय। अब सम इंडियन टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, मतलब ये ऑफिशियल नहीं है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं काउंसिल में, इनको नॉमिनेट किया जाएगा। तो पहले 3 को जो नॉमिनेट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। पहले कौन होता है? राजा ऑफ बनारस के राजा, फिर दूसरे महाराजा ऑफ पटियाला, तीसरे सर दिनकर राव। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पहली बार नॉमिनेट किया जाता है वाइसरॉय के जरिए। किसमें? काउंसिल में। 1861 के एक्ट में ही क्या हो जाता है? डिसेंट्रलाइज की जाती है, मतलब पावर्स को। इसमें क्या होता है, पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चाहती थी कि सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए, मतलब एक ही
पॉइंट पे सारी पावर रहे, एक ही पॉइंट पे वो सेंट्रलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, ठीक है। अब जब ब्रिटिश क्राउन इसको सुपरवाइज करता है, इसको टेक ओवर करता है 1858 में, तो इस एक्ट में 1861 के एक्ट में वो डिसेंट्रलाइज करती है चीज़ों को। मतलब कि चीज़ें वो बस उनका मेन एम था पैसा आए और हमें रूल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, हम हर चीज़ हर जर्रे को ना रूल करें, मतलब हर चीज़ पे अपनी राय अपना चीज़ ना थोपे, जो हमारा प्रॉफिट की चीज़ है उसको हम ले ले, बात ख़त्म। तो इसमें क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, जिसमें एक बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मतलब आज का पाकिस्तान का जो KPK वाला रीजन है, पेशावर वाला, और पंजाब, ये 3 नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए। इसके बाद आता है 1861 के जो एक्ट था, ये रिकॉग्नाइज करता है पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, एक इंसान को कोई एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दिया जाए, जैसे अपने यहाँ भी तो पोर्टफोलियो सिस्टम है, मतलब किसी को जैसे रेलवे डिपार्टमेंट वो एक इंसान को दिया गया, या किसी एक इंसान को, होम मिनिस्टर को एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, उसे पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। तो मतलब इस एक्ट ने, जो लॉर्ड कैनिंग ने ये एक्ट लाया था पोर्टफोलियो सिस्टम, इस एक्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये ऐसा करना सही है कि हमें पोर्टफोलियो के हिसाब से चीज़ें बांट देनी चाहिए। इसको लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में लाया था। इस एक्ट ने वाइसरॉय को ये पावर दी कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सके। क्या कर सके, ऑर्डिनेंस इशू कर सके, मतलब कोई भी कानून ऐसे इशू कर सके। ऑर्डिनेंस जो होता है आदेश, अध्यादेश, जिसे आदेश जिसे कहा जाता है, वो इस एक्ट में वाइसरॉय को पावर दी गई। किस एक्ट में, 1861 के। आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या होता है, इंक्रीज किया जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो काउंसिल में पहले 3 मेंबर्स थे उसको बढ़ाया जाता है, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी जो होती है, जो टोटल मेजोरिटी होती है, उसमें ब्रिटिश क्राउन अपना मेंटेन की रहती है, मतलब ऐसे इतना ही मेंबर्स बढ़ाए जिसके बाद भी हमारी मेजोरिटी बनी रहे। गिव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें पहली बार क्या किया जाएगा, पावर दी गई बजट को डिस्कस करने की और क्वेश्चंस एड्रेस करने की, मतलब पूछने की, किससे, एग्जीक्यूटिव से। ये चीज़ आप याद रखिए। 1892 के बजट में क्या किया गया, पहली बार पावर दी गई डिस्कस करने के लिए बजट को, और क्वेश्चन पूछने, सिर्फ डिस्कस करने के लिए दिया गया था, और क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला एक्ट आता है मॉडले मिंटो एक्ट 1909। मॉडले जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मिंटो क्या है, वाइसरॉय है इंडिया के। तो इसने क्या किया, इंक्रीज किया साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेम चीज हुई इसमें, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स थे उसको इंक्रीज किया, बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों पे 16 से 60 इसको मेंबर्स को किए गए। लेकिन रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल बट अलाउड प्रोविंशियल हैविंग नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। हुआ ये, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने क्या किया, जो ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, तो वो तो अपने पास रखी ऑफिशियल मेजोरिटी, लेकिन जो प्रोविंशियल है, जो स्टेट में काउंसिल्स थी, वहाँ पे मतलब इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दे दी, मतलब तुम एक तरीके से मेजोरिटी में आ सकते हो। ये चीज़ें हुई। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आता है, इसके बाद क्या किया गया, फर्स्ट टाइम किसी एक इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल था। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब मेंबर्स, ठीक है, पार्लियामेंट्स मेंबर्स ऐसे समझ लो। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब समझ लीजिए मंत्रिमंडल, ऐसा समझिए। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जो गवर्नर जनरल, वाइसरॉय की जो अपनी एक कैबिनेट है, उसके अंदर पहले इंसान को जिसको शामिल किया गया वो SP सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो पहले इंडियन थे जिनको शामिल किया गया। इसमें सबसे जो ड्रॉबैक वाली चीज़ थी, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को, जिसे क्या कहा गया, कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मुस्लिम खड़ा होगा और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता है। जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि जैसे अभी इंडिया में है जॉइंट इलेक्टोरेट, जैसे कोई SC है, ठीक है, दलित इंसान है, वो कोई सीट जैसे रिजर्व है, उसमें दलित खड़ा होगा और जितनी पॉपुलेशन सब वोट देंगी। अगर इसमें ये हो जाता दलित खड़ा होगा सिर्फ दलित ही वोट देगा, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाता। कोई दलित खड़ा होगा और जितनी पॉपुलेशन है सब वोट देंगी, इसे जॉइंट इलेक्टोरेट कहा जाता है, ठीक।
2 members were also to इंडियन काउंसिल्स इन इंग्लैंड, 2 मेंबर्स को इंग्लैंड में जो इंडिया की काउंसिल थी वहाँ भी ऐड किया गया। अब आता है इसी क्रम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मोंटेगू क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय उस समय के। इसमें डायरकी रही जाती है। डायरकी मतलब होता है डुअल रोल। इसमें क्या करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जैसे सपोज दैट यूपी है, ऐसे समझ के चलो, उसमें पावर्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक रिजर्व लिस्ट, दूसरा ट्रांसफर लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में क्या होगा? रिजर्व लिस्ट किसके पास होगी? गवर्नर के पास होगी। मतलब इस पे गवर्नर और उसकी काउंसिल, उसके जो सखी संबंधी हैं, वो मिलके इसको देखेंगे। इसमें कौन कौन से मामलात थे, मतलब कौन कौन से चीज़ें थी? पुलिस इनके अंडर में आएगी, जेल, लैंड, इरिगेशन, फॉरेस्ट, ये सब इनके अंडर में आएगी। ट्रांसफर लिस्ट में मतलब जो इंडियंस को दिया गया कि तो आप इसको रूल, आप इस पे कुछ कर सकते हैं, तो ये इंडियंस को दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी में अब आ गए थे, सुपरवाइज गवर्नर ही करेगा, पर तुम सारी चीज़ें देखोगे। फाइनल ऑर्डर किसका होगा? इन्हीं को होगा। ये दी गई है किसको? इंडियंस को। इंडियंस को क्या दिया गया ट्रांसफर लिस्ट में? एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब किसको दिया गया? किस लिस्ट में? इंडियंस को दिया गया ट्रांसफर लिस्ट में। रिजर्व लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, पुलिस, जेल, लैंड, इरिगेशन, फॉरेस्ट, इसको गवर्नर और ब्रिटिश ने अपने पास रखा। ये था इसका चीज, ठीक है। उसके बाद इसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ही और भी चीज़ें, बाई कैमरलिज्म लाया गया और डायरेक्ट इलेक्शन कंट्री में पहली बार लाया गया। बाई कैमरलिज्म मतलब जैसे आज इंडिया में 2 हाउस है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, ये यहीं से आया है। बाई कैमरलिज्म मतलब किसी भी सदन के 2 हाउस होते हैं, एक इन्होंने कहा काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा कहा लेजिस्लेटिव असेंबली। और डायरेक्ट इलेक्शन भी लाए गए, लेकिन वो अलग बात है कि सबको वोटिंग राइट्स नहीं थे। बहुत सिर्फ 2% ऑफ इंडियंस को ही वोटिंग राइट थे उस समय। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ज़्यादातर लोग जो थे, मेजॉरिटी जो हाउस की जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, अब वो डायरेक्ट इलेक्शन से आ रहे थे। अब वो नॉमिनेट डायरेक्ट नहीं हो रहे थे। ज़्यादातर लोग 100 में से अगर 50+ लोग क्या हो रहे थे, इनको लोग चुन के भेज रहे थे। वो अलग बात है कि सिर्फ 2% लोगों के पास वोटिंग राइट था। और किसके पास था? जिसके पास ज़मीन जायदाद थी, जो राजा महाराजा थे। अब 1919 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट में, 1909 एक्ट के एक्ट में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, लेकिन 1919 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाया गया। इन्हें सिख को भी दिया गया, इंडियन क्रिश्चियन को भी दिया गया, एंग्लो इंडियन को भी दिया गया, यूरोपियंस को भी दिया गया। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब वही चीज़, तुम खड़े होगे तुम्हारे लोग तुम्हें वोट करेंगे, ऐसी चीज़ें इनको भी दी गई। वोटिंग राइट्स लिमिटेड थे कुछ मेंबर ऑफ पीपल के लिए। क्रिएटेड न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, एक नई ऑफिस बनाई गई लंदन में इंडिया हाई कमीशन की। हाँ, ये इंपॉर्टेंट, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टेप, इसको बनाने की बात की गई इस एक्ट में, और इसको बनाया गया 1926 में। ये सेटअप हो गया इंडिया में इस डेट में। मतलब समझ लो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब वही यूपीएससी समझ लो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस समय सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था। इसके बाद क्या हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब हर, देखिए 1909 में एक्ट आया, फिर 1919 में, तो हर 10 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाते थे और धीरे धीरे पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स इंडियंस को दिया जा रहा था। तो 1919 के लॉ में ही ये कहा गया कि 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा, जो और ये रिपोर्ट चेक करके, ये इसके अफेयर्स देख के आपको और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देगा। तो उसी 10 साल बाद ही साइमन कमीशन बनता है, ठीक है, वो इसी से रिलेटेड रहता है। इसमें डिफेक्ट क्या था? सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर द सिस्टम ऑफ डायरकी इन प्रोविंस। मतलब प्रोविंस में भी डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया था, सेंट्रल लेवल पे कुछ नहीं था, प्रोविंशियल लेवल पे डिवीजन ऑफ पावर्स किया गया था। सेंट्रल में इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं था।
उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इस एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। मतलब फेडरेशन मतलब होता है जहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, इसके पास एक अपनी पावर होगी, दो पावर डिवाइडेड रहेंगी। ठीक है, सेंट्रल में तुम रूल करो, स्टेट में हम रूल करें। ठीक, और जो लिस्ट होती हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, बटी होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो ऑल इंडिया फेडरेशन लाने की बात इस एक्ट में कही गई, जिसमें जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जिसे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और प्रिंसली स्टेट जहाँ राजा महाराजा, ये सब को मिला के एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी। ये इस एक्ट में आएगा। इसमें डिवीजन ऑफ पावर किया गया, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट, 3 लिस्टों में पावर्स को बांटा गया। ठीक, इसमें सबसे पहले जो 1919 के एक्ट में डायरकी प्रोविंस लेवल पे, स्टेट लेवल पे लाई गई थी, सेंट्रल लेवल पे नहीं लाई गई थी। इस लॉ में, इस एक्ट में डायरकी सेंट्रल लेवल पे लाई गई पहली बार, और अबोलिशन ऑफ, मतलब प्रोविंस लेवल पे डायरकी खत्म करके फुल ऑटोनॉमी इंडियन स्टेट को दे दी गई। ठीक, गवर्नर हेड करेगा प्रोविंस को, रन किसके एडवाइस पे करेगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो इलेक्शन होगा, जो इसमें मंत्रिमंडल बनेगा, उसकी एडवाइस पे गवर्नर वर्क करेगा, और लेकिन बाउंड नहीं होगा गवर्नर इनकी एडवाइस का। ठीक, इसमें ये हुआ सेंट्रल में। अब जो 1919 में एक्ट में जो चीज़ें प्रोविंस लेवल पे जो ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में बांटा गया था, वो चीज़ें उठ के अब सेंट्रल लेवल पे चली गई। अब प्रोविंशियल लेवल पे क्या हुआ, फुल ऑटोनॉमी दे दी गई, कोई लिस्ट पिस्ट नहीं। अब तुम डायरेक्टली रूल करेगा कौन, इंडियन जो काउंसिल ऑफ, जो इलेक्शन होगा, जो सरकार बनेगी। इसमें बाई कैमरलिज्म की 2 हाउस कई राज्यों में दिए गए, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, आसम। इन 6 में क्या 2 हाउस बनाए गए। ठीक है, बाई कैमरलिज्म दिया गया। फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश की गई कहाँ, दिल्ली में, CGI प्लस 6 जज के साथ। और क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया डिप्रेस क्लास, SC ST, वुमेन को भी रिजर्वेशन मिल गया था, और लेबर क्लास को भी इसमें मिल गया था इस एक्ट में। ठीक, तो ये था हमारा क्या, एक शॉर्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितने भी एक्ट इंडिया में आए। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और चीज़ों को, ये हमने पूरी जितनी इंडियन हिस्ट्री में जितने भी एक्ट आए वो 1 by 1 देख लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।